बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अमीर मलिक व्लॉग पे आपको खुश आमदीद। व्यूवर्स, आज हम आपको अभी खोखर पैलेस से मरियम नवाज साहिबा की खोखर बरदरान के साथ इज़हार यकजहती के दौरान जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है वो दिखाते हैं। ओके दोस्तों, तो अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि भाई मैं हूँ खोखर पैलेस के अंदर, और जो मलक फैसल खोखर का, मलक सैफुल मलूक, मलक अफजल खोखर का जो घर है वो मैं भी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये दोस्तों मेरे बैग पे आप लोग देख सकते हो, ये खोखर पैलेस है और ये इसका मेन एंट्रेंस है। जो आपने देखा था ना, जो डिस्ट्रॉय किया था, जिसको उन्होंने गिराया था, वो इसकी बैक साइड है, ये फ्रंट साइड है। और अभी यहाँ पर मीडिया वाले भी आ रहे हैं क्योंकि मरियम नवाज़ का भी खिताब होना है। तो ये देखिए सारे मीडिया वाले जो है ना वो भी आ रहे हैं। पहले जो है ना इनके जो ऑफिस है मलक फैसल खोखर का, तो वहाँ पर पहले सेटअप था सारा, लेकिन अभी सिक्योरिटी की वजह से ना तो उन्होंने कहा कि भाई हम घर के अंदर ही वो खिताब करेंगे। तो उस रीज़न की वजह से ना सारे मीडिया वाले की दौड़ लग गई है यार, और सारे जो है ना बेचारे अभी यहाँ पर शिफ्ट हो रहे हैं। और अभी हमारे जो मलक साहब हैं ये आगे खड़े हो, मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहे मलक साहब और ये यासिर साहब, तो हम इकट्ठे। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच जी। कब्ज़ा माफिया के अगर लिस्ट जो जारी हुई है तो सबसे बड़ा कब्ज़ा माफिया तो ये जाली हुकूमत ख़ुद है और इसकी सारी ATMs हैं, और वो सब हैं जिनको इन्होंने चोरी, तारीख़ी चोरियों और डाकों के बावजूद बहुत बड़े बड़े NROs दिए हैं। तो अगर सही मायनों में माफियाज का मतलब आपने समझना है, कब्ज़ा माफिया का आपने समझना है, जो 2018 के इलेक्शन में अवाम के वोट पर डाका डालकर प्राइम मिनिस्टर हाउस पे जाके कब्ज़ा करके बैठ गए, पाकिस्तान पे कब्ज़ा करके बैठ गए, उनसे बड़ा कब्ज़ा माफिया कौन है? और उस दिन के बाद से पाकिस्तान की ऐसी डाउनफॉल शुरू हुई कि हर, चाहे वो आटा हो, चीनी हो, LNG हो, चाहे वो PIA हो, कुछ भी हो, पाकिस्तान की गवर्नेंस हो, पाकिस्तान हर जगह पर इनकी जो गवर्नेंस है उसके बड़े बड़े फेलियर्स इनका मुंह चढ़ा रहे हैं। और उसके बाद जो करप्शन के स्कैंडल्स सामने आ रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि तारीख़ में कभी भी इतने बड़े बड़े स्कैंडल्स और कब्ज़ा माफिया के इतनी बड़ी बड़ी कहानियाँ मंजर आम पे आई हैं। तो अभी आप मीडिया को दबाव में ले आएँ, अभी आप अपनी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, जो आपके एहतसाब के इदारे हैं, आप उनको आप दबाव में ले आएँ। एक दिन तो आएगा जब दूध का दूध और पानी का पानी होगा, और वक्त करीब है इंशाल्लाह। मैडम ये बताएं कि हुकूमती लोग कहते हैं कि जैसे PDM पहले मुतहरिक थी, अब एक सेकंड, मैं ज़रा PDM की बात बाद में करूँगी, पहले मैं ये कर लूँ कि ये जो खोखर बरादरान मेरे दाएं बाएं खड़े हैं, मैं आज मियाँ साहब के कहने पर इनसे इजहार यकजहती के लिए आई हूँ, और मैं ये समझती हूँ कि बहुत बड़ी ज़्यादती इनके साथ उस दिन हुई। इनकी बहनों के, बेटियों के घर गिराए गए और आधी रात को धावा बोला इन्होंने, और चादर चार दीवारी का जो तकद्दस था उसको पामाल किया। कोर्ट में इनका स्टे था, उस स्टे के बावजूद कौन है वो जिसने इंतकाम में अंधा होकर वो कोर्ट के ऑर्डर्स की धज्जियाँ उड़ाईं। मैं कोर्ट से भी ये दरख्वास्त करती हूँ कि अपनी इस तज़हीक का नोटिस लें, और ये भी ऑब्वियसली कोर्ट में जा रहे हैं, कोर्ट का फ़ैसला आ गया, इनके हक़ में आ गया। तो मुझे ये भी पता चला है कि ये जो शख्स है जिसका नाम इमरान ख़ान है, वो पर्सनली बैठ के इस सारे ऑपरेशन को मॉनिटर करता रहा है, और पहले खोखर बरादरान को PMLN के बहुत सारे जो मेंबरान कौमी और सूबाई असम्बलीज़ हैं, और जो हमारे सेनेटर्स हैं, बहुत सारे मेंबर्स की तरह इनको भी पहले दबाव में लाने की कोशिश की गई। इनको भी हर जलसा, हर जुलूस के मौका पर इनको ये कहा गया कि आप क़यादत के बयानिए से इख्तलाफ कर लें, आप पार्टी को छोड़ दें, आप क़यादत को छोड़ दें, आप एक्टिविटीज़ में हिस्सा ना लें, आप ज़ेर ज़मीन चले जाएं। बहुत धमकाते भी रहे, लेकिन इन्होंने जब पार्टी क़यादत और नवाज़ शरीफ का साथ छोड़ने से इनकार कर दिया,
तो फिर ये इंतकामाना कार्रवाई इनके ख़िलाफ़ की गई। मैं इसकी सख्ती से मज़म्मत करती हूँ और मैं ये समझती हूँ कि कुफ्र का निज़ाम, जैसे कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि कुफ्र का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। तो जो स्टैंडर्ड्स ये ख़ुद आज सेट कर रहे हैं, हमने तो बर्दाश्त कर लिए। हमारी अल्लाह के फजल करम से 4 साल की जबर के बावजूद, जुल्म के बावजूद, इंतकाम के बावजूद मुस्लिम लीग नून स्टैंड्स यूनाइटेड। अल्लाह ताला के फजल करम से नवाज शरीफ के बयानिए पर उन्होंने लब्बैक कहा और अपनी वफादारियाँ तब्दील करने से इनकार कर दिया। मुस्लिम लीग की हिस्ट्री के अंदर शायद ये पहली मर्तबा है कि मुस्लिम लीग ने जुल्म के आगे, जबर के आगे, हुकूमत वक्त के आगे झुकने से इनकार कर दिया, टूटने से इनकार कर दिया। तो ये तो एक तारीख़ी नाकामी है जो इमरान खान को और उसके सारे हवारियों को फेस करनी पड़ी। इंशाअल्लाह ताला आगे भी नाकाम होंगे। लेकिन मैं एक और बात बता दूं कि मुस्लिम लीग नून एक वो जमात है जिसकी जड़ें हैं आवाम के अंदर। उसमें ये अफजल खोखर साहब और सैफ खोखर साहब जैसे वफ़ादार मियाँ साहब के बाएतमाद साथी भी हैं और मुस्लिम लीग नून की पूरे पाकिस्तान के अंदर बहुत मजबूत जड़ें हैं माशाल्लाह। लेकिन तहरीक इंसाफ का ऐसा कुछ नहीं है और वो एक वन मैन शो पार्टी है और जब वो इंसान कमज़ोर होगा, ख़त्म होगा, जो कि हमें नज़र आ रहा है, तो ये पार्टी टूट के बिखर जाएगी। मुस्लिम लीग नून पे तवज्जो करने की बजाय ज़रा अपनी तवज्जो आप काइंडली अपनी जमात की तरफ करें। और ये जो 15-16 लोगों का कल ग्रुप है जिसने अपनी ही पार्टी के ऊपर तहरीके, वो जो एक अदम एतमाद का जो उन्होंने इजहार किया, अब अपनी पार्टी पे तवज्जो दें क्योंकि आगे आगे जब इलेक्शन आ रहा है और लोगों को नज़र आ रहा है कि इलेक्शन, जनरल इलेक्शन आने वाला है, तो उसके अंदर कोई भी तहरीक इंसाफ की टिकट लेने को तैयार नहीं होगा। तभी आप ये देखेंगे कि ना ये कोई जलसा कर सकते हैं, ना ये अवाम के अंदर जा सकते हैं। जब भी ये इनके वज़रा और ये अवाम के अंदर जाते हैं, इनको बहुत बड़े रिएक्शन का सामना करना पड़ता है और आगे आगे जो हालात इनके लिए आ रहे हैं उसके लिए इनको अपनी पार्टी पे तवज्जो देनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून को छोड़ दें, उसमें ये तारीख़ी नाकामी और शर्मिंदगी का सामना कर चुके हैं। अल्लाह ताला ने का बड़ा फजल है, मुस्लिम लीग नून आज भी पूरी आबोताब के साथ खड़ी है। इन्होंने पूरी 4 साल से हथकंडे आजमा लिए, कुछ कामयाब नहीं हुआ। इंशाअल्लाह ताला अब इनकी अपनी बारी है। ये जो पीडीएम वाली बातें हैं, जो अदालत में जा रहे हैं, क्या ये ज़ाती असर पे अदालत में जाएंगे या मुस्लिम लीग नून इस केस को टेकअप कर लेंगे? नहीं, मुस्लिम लीग नून तो सियासी तौर पे इस केस को टेकअप करती है। जो अग्रीव्ड पार्टी है, जो अफेक्टेड है, ऑब्वियसली कोर्ट तो वही जाएंगे मैडम ये जो, लेकिन हमारी पूरी मॉरल सपोर्ट, सियासी सपोर्ट, जमात की सपोर्ट, लीडरशिप की सपोर्ट इनके साथ है। मैडम और मेरे किसी भी रुकन पर जहाँ जुल्म होगा, जहाँ ज्यादती होगी, मैं चुप नहीं रहूंगी, मैं उनके साथ खड़ी होंगी। मैडम क्योंकि पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे बहुत बड़े जलसे हुए और हुकूमत अब कहती है कि पीडीएम जो है वो आपस में इनके अब झगड़े हो गए हैं, ये हुकूमत की खाली खाम ख्याली है। और दूसरी बात ये कि 2021 आप समझते हैं कि ये इलेक्शन ईयर है? हुकूमत की खाम ख्याली नहीं है, ये हुकूमत की ख्वाहिश है जो दम तोड़ती हुई नज़र आ रही है। ज़ाहिर है पीडीएम एक 10 जमातों के ऊपर मुश्तमिल एक अलायंस है जिसमें हर जमात का अपना मंशूर है, हर जमात का अपनी सोच है, हर जमात का अपना एजेंडा है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि मिसाली इस वक्त जो है वो कोऑर्डिनेशन है, हर इशू को बैठ के हम डिस्कस करते हैं और कोई इल फीलिंग नहीं है, कोई इख्तलाफ नहीं है। अगर सोच का, राय का इख्तलाफ होता भी है तो वो उसको हम बड़े अच्छे तरीके से बैठ के इफ़हाम व तफ़हीम के साथ डिस्कस करते हैं, हल करते हैं। और जहाँ तक हुकूमत का सवाल है तो हुकूमत की वो क्या कहते हैं ना कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। ये उनकी ख्वाहिश तो हो सकती है कि पीडीएम में कोई क्रैक नज़र आ जाए या पीडीएम के अंदर कोई इनको थोड़ा बहुत भी झोल नज़र आ जाए, लेकिन इंशाअल्लाह ताला हुकूमत की ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। अच्छा मैडम ये बताइएगा कि जस्टिस सही बरादरान पर बुरा वक़्त आता है, राना सनाउल्लाह पंजाब की सतह पर आते हैं, आप आकर इन्हें रेस्क्यू करती हैं, इनकी बात जो है आला हुकाम तक पहुँचाती हैं। देखने में ये आया है कि लाहौर की सतह पर कोई ऐसी मूवमेंट जो है इनके हक में नज़र नहीं आती। ये लोग जो आपके साथ शाना बशाना खड़े हैं,
फिर इनके हवाले ही लाहौर कर दें ताकि किसी और को रेस्क्यू करने ये तो पहुंच जाए, अगर कोई इनको रेस्क्यू करने नहीं आ रहा। अच्छी तजवीज़ दी आपने, लीडरशिप तक पहुंचाती हूँ। अच्छा मैडम, ये बताएगा कि एक कमेटी बनाई गई है ब्रॉडशीट के हवाले से, जिसमें जस्टिस रिटायर्ड ब्रॉड शीट नहीं, उसका नाम है फ्रॉड शीट। ब्रॉडशीट जो भी है अजमत सईद साहब को बनाया गया है। क्या आप समझते हैं कि कोई नई एक जाल बनाया जा रहा है मियां नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के खिलाफ? नहीं, ये जाल नया नहीं है, जाल बहुत पुराना है। ये जाल के अंदर बहुत बड़े बड़े सुराख हो गए हैं, जिसको फंसाने की कोशिश करते हैं, ये जाल उलट के उन्हीं के ऊपर आता है। तो जस्टिस अजमत सईद साहब जो है, उनको कौन नहीं जानता कि कितनी उन्होंने नेक नामी कमाई थी जब वो सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज थे, और उन्होंने जिस तरह से पर्सनली ज़ाती तौर पे असरअंदाज होकर उन्होंने JIT बनवाई। उन्होंने व्हाट्सएप कॉल्स की, जिस JIT को बदनाम ज़माना JIT को आज तक व्हाट्सएप ज़दा JIT के नाम से याद किया जाता है, उसके बानियों में उनका नाम शामिल था। और उन्होंने पर्सनली व्हाट्सएप कॉल्स की, और उन्होंने डिफरेंट जो महकमे थे जहाँ से उन्होंने अपने मेंबर्स लेने थे JIT के, तो उन्होंने अपनी ज़ाती पसंद नापसंद, वो लोग जो उनके ज़ेर असर थे, जिनके साथ वो काम कर चुके हुए थे, जिनको वो समझते थे कि वो उनके मनपसंद फ़ैसले देंगे, उनके इन्फ्लुएंस में हैं, उन्होंने ज़ाती तौर पे इदारों को व्हाट्सएप कॉल्स करके उनके नाम JIT में शामिल करवाए। तो वो जो एक मुंतखब हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश थी, एक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ साजिश थी, उसमें वो बहुत बड़ा उसका हिस्सा थे, उसके करता धरता थे। और उस वक्त वो जब ये चीज़ ओरिजिनेट की, ये ब्रॉडशीट वाली, उस वक्त वो नैब के ऑफिसर थे, नैब के ओहदे पे फाइज थे, वो उसके लाने वालों में से थे। तो जो शख्स इस सब चीज़ का ज़िम्मेदार हो, जो पाकिस्तान के अरबों रुपए जो हैं वो एक फ़्रॉड की नज़र कर दिए गए। और क्या नाम है जी कल उनका जिसका स्टेटमेंट आया था, नहीं, फ़ारूक आदम साहब। कल फ़ारूक आदम साहब ने खुद ही कह दिया कि हमारे जो सारी वो $1 अरब का जो एक मुज़िका खेज़ एक इल्ज़ाम नवाज शरीफ पर लगा था, बाकी सारे इल्ज़ामात की तरह, उसकी कलई उन्होंने खुद ही खोल दी। उन्होंने कहा जी वो स्पेकुलेशंस पे बेस्ड था। तो अब आप खुद ही सोच लें कि इन्होंने ये नवाज शरीफ को बदनाम करने के लिए एक नया स्कैंडल खोलने की कोशिश की थी, लेकिन उल्टा वो इनके सर पे पड़ गया। अभी तो इन्होंने बहुत सारे इस सवालात के जवाब देने हैं कि किस तरह ये पैसा अप्रूवल के बग़ैर, अवाम के इल्म में लाए बग़ैर रातों रात ये ट्रांसफ़र किया गया यूके में पाकिस्तानी हाई कमीशन के अंदर के अकाउंट में। और लंदन कोर्ट का फ़ैसला आने से पहले इसको ट्रांसफ़र किया गया। पाकिस्तान के अवाम की जो खून पसीने की कमाई है, मैं उसकी बात कर रही हूँ, और इसलिए ट्रांसफ़र किया गया कि आओ और इसको ज़ब्त कर लो, सिर्फ इसलिए कि आप ये नहीं बताना चाहते थे लोगों को कि नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो JIT रिपोर्ट जिसके ऊपर ये बेस था वो गलत थी, और अगर ये हक़ाइक़ सामने आ जाते तो नवाज शरीफ एग्जॉनरेट हो जाता। उसको एग्जॉनरेशन से बचाने के लिए आप, और अपने आप को, अपने इल्ज़ामात को झूठा साबित होने से बचाने के लिए, अपने आप को शर्मिंदगी से बचाने के लिए, आपने इतना बड़ी रकम पाकिस्तान के अवाम की आपने बर्बाद कर दी। और फिर ना सिर्फ ये कि बर्बाद कर दी, आपके हुकूमत के बड़े बड़े अफसरान वहाँ पे रेस्टोरेंट्स में बैठकर मौसवी साहब से कमीशंस मांग रहे थे। आपने वो तब भी नहीं बख्शा पाकिस्तानी अवाम के पैसे को। तो इन चीज़ों का हिसाब तो आपको देना चाहिए पड़ेगा। और कभी ऐसा हुआ है कि कभी किसी हाई कमीशन के इस तरह से अकाउंट्स जो हैं वो सीज़ हो जाएं? ये तो पाकिस्तान में जिस तरह ये मलेशिया में पहली मर्तबा जो वो लीज़ ना जमा होने की वजह से पाकिस्तानी तैयारे को कब्ज़े में ले लिया गया, वहाँ पे 166 जो हमारे पाकिस्तानी बहन भाई जो पैसेंजर्स थे उनको उसका खुमियाजा भुगतना पड़ा। और जिस तरह अब यूनाइटेड नेशंस ने ये कह दिया है कि हमारे जो लोग हैं वो पाकिस्तानी एयरलाइंस पे PIA पे सफ़र नहीं करेंगे, इसी तरह आपने हर जगह पाकिस्तान को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी।
लेकिन फ्रॉड शीट के में जितना बड़ा स्कैंडल सामने आया है, और आप अब देखें, ये जिसको नालायक आज़म कहते हैं, उसने एक ट्वीट कर दी कि बड़ी ज़ौक़ शौक़ से पहले ब्रॉडशीट को खोल रहे थे, जब पता चला कि ऊपर ही सर पे आ गई है, अपने ही मुंह पर आ गई है, तो ट्वीट की कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। आपका लेना देना है, आपको जवाब इसलिए देना पड़ेगा क्योंकि आप इस स्कैंडल के बावजूद उसके करता धरता को प्राइम मिनिस्टर हाउस में बुलाकर उनके साथ मीटिंग्स करते रहे। क्या उन मीटिंग्स में डिस्कस होता, ये आवाम को पता चलना चाहिए, और इंशाअल्लाह ताला एक दिन ये हक़ाइक़ सामने आएंगे। जस्टिस अज़मत सईद साहब की जहाँ तक आपने बात की, वो शौकत खानम के बोर्ड के मेंबर्स में से हैं, तो ऑब्वियसली जिन्होंने नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो भी इस साजिश में शामिल रहा है, उसको वाजिद ज़िया साहब की तरह और बाकियों की तरह उसको रिवॉर्ड करना तो ज़रूरी है। तो ये अगर रिवॉर्ड करने के लिए किया है, तो जो साजिश का एक बहुत बड़ा एलिमेंट है, अगर आप उसी को अपने ख़िलाफ़ तहकीकात करेगा, क्योंकि वो तो इसमें शामिल रहे। तो मेरा तो ख्याल है कि इज़्ज़त से जस्टिस अज़मत सईद साहब को इससे रिक्यूज़ करना चाहिए अपने आप को, और उनको ये कहना चाहिए कि मैं क्योंकि ख़ुद इसमें इन्वॉल्व हूँ, इसलिए आप मुझे स्पेयर करें, वरना पाकिस्तान की आवाम के सामने फिर कुछ और हक़ाइक़ जो कि उस वक्त शायद हम नहीं ला सके सामने, फिर वो हमें लाने पड़ेंगे। किस तरह जस्टिस अज़मत साहब ने पर्सनली उस वक्त की जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, उसके ऑफिसर्स को किस तरह से पर्सनली इन्होंने बुला के डरा के धमकाने की कोशिश की, और क्या क्या मैसेजेस दिए, फिर वो तो कौम के सामने चीज़ लानी पड़ेगी हमें। तो बेहतर है अपने आप को रिक्यूज़ करना। मैडम ये बताइएगा कि बिलावल ने एक पीछे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने इन हाउस तब्दीली की बात की है, क्या नून लीग भी इन हाउस तब्दीली को सपोर्ट करती है? दूसरा ये बताइएगा कि कराची में शादी है बख्तावर की, क्या आपको बुलाया गया और आप जाएंगी वहाँ पर? इन्विटेशन आया आपके पास? देखिए, जहाँ तक बिलावल साहब की तजवीज़ की बात है, जो इन हाउस उन्होंने चेंज की बात की है, मैंने भी वो टीवी पे सुनी है, और अब जब तक पीडीएम का इजलास नहीं होता, उन्होंने कहा कि मैं पीडीएम की क़यादत को मनाऊंगा, तो मैं तो उनको कहती हूँ उनके पास अगर नंबर्स हैं तो ज़रूर शो करें, लेकिन हमें इंतज़ार करना चाहिए पीडीएम के अगले सरबराही इजलास का, जिसमें बिलावल साहब ये अपनी तजवीज़ रखेंगे, जैसा कि उन्होंने कहा है कि वो रखेंगे। तो जब वो ये तजवीज़ पीडीएम के सामने रखेंगे, तो ये डिस्कस भी होगी वहाँ पर जो पीडीएम की सारी जमातें डिसाइड करेंगी, वो आप सबके सामने आ जाएगा। और शादी का इन्विटेशन आया आपको? शादी, मेरी नेक ख्वाहिशात, मेरी दुआएं बख्तावर भुट्टो ज़रदारी के साथ हैं। अल्लाह ताला उनको इस नए सफ़र में खुशियाँ दे, उनको आबाद रखे, खुश रखे, मेरी उनके लिए नेक तमन्नाएं। मैडम आखिरी सवाल, ये 2021 जो है ये इलेक्शन ईयर है, और जो ब्यूरोक्रेसी इस वक्त नून लीग को इंतकाम का निशाना बना रही है, क्या आप चाहेंगे कि उनके खिलाफ एक कमीशन बने कि ये जो लोग सरकारी अफसरान यूज़ हो रहे हैं आप लोगों के कैंडिडेट्स के खिलाफ कार्रवाई हो? देखें, जहाँ तक ब्यूरोक्रेसी का ताल्लुक है, या पुलिस ऑफिसर्स का ताल्लुक है, या इंतज़ामिया का ताल्लुक है, वो जितने वो तंग आए हुए हैं इस नालायक और नाअहल हुकूमत से, वो शायद हमें उसका अंदाज़ा नहीं है। उसकी वजह ये है कि ये जो तारीख़ी नाअहली और नालायकी है, उसका निशाना, उसका जो ब्रंट है, वो उनको बेयर करना पड़ता है, और जो पसंद नापसंद की बुनियाद पर यहाँ पर आजकल शहबाज शरीफ साहब जब हुआ करते थे तो मेरिट हुआ करता था, पुलिस ऑफिसर्स की, इंतज़ामिया की जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो मेरिट पे हुआ करती थी। लेकिन अब ये होता है कि जहाँ पर ज़रूरत होती है, जैसे जब खोखर बरादरान के ऊपर अटैक करना था, तो ये फिर ये देखा जाता है कि कौन सा जो पुलिस ऑफिसर है या कौन सा जो ओहदेदार है वो बेहतर तरीके से इस्तेमाल हो सकता है। तो वो ये समझते हैं, ब्यूरोक्रेसी भी ये समझती है, पुलिस ऑफिसर्स भी ये समझते हैं कि इंतकाम के लिए वो इस्तेमाल हो रहे हैं, और ये ब्रंट जो है वो उनको बेयर करना पड़ेगा। ऑब्वियसली लोग चेहरे देख लेते हैं, पहचान लेते हैं, मार्क कर लेते हैं, तो इस हुकूमत की जो ज़्यादतियाँ हैं, जो इंतकाम है, उसका जो ऑब्वियसली उसका जो ज़िम्मेदार है इनको ठहराया जाएगा। तो ये इनको भी ज़रा सोच समझ के गवर्नमेंट के अहकामात को मानना चाहिए, क्योंकि ये इल्ज़ाम सारा इनके ऊपर भी आएगा। लेकिन वो खुद भी बहुत तंग है, मैं ये जानती हूँ। भाई का प्लॉट, जो बहनोई का प्लॉट हो, कुछ हो, कहीं पर जलसा हो, कहीं पर बाई इलेक्शन हो, पूरी इंतज़ामिया वहाँ की तब्दील हो जाती है।
तो ये जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं ना प्रोफेशनल ऑफिसर्स की, वो इन बुनियादों पर जब की जाएंगी तो ऑब्वियसली उनका करियर अफेक्ट होता है, और सबसे ज़्यादा आई थिंक अफेक्टेड जो है वो पंजाब की ब्यूरोक्रेसी है। अच्छा, पीडीएम के जो आने वाला इजलास मेरी है, हमदर्दियाँ ब्यूरोक्रेसी के साथ हैं। 4 फरवरी को जो पीडीएम का इजलास हो रहा है उसमें कितने नुकात डिस्कस किए जाए, क्योंकि सारा प्रोसेस हो गया, इस्तीफे और लॉन्ग मार्च रह गए, और तनकीद भी की जा रही है कि शायद इस पे इत्तेफाक और कंसेंसस नहीं हो पा रहा। किस चीज़ के ऊपर? इस्तीफों पे और लॉन्ग मार्च पे, इस पे क्या लॉन्ग मार्च पे तो कंसेंसस है, इस्तीफ़ों के ऊपर की टाइमिंग के ऊपर, और ऑब्वियसली अब पीपल्स पार्टी ने एक बात की है, इन हाउस जो चेंज है उसकी उन्होंने एक बात की है, तो पहले उसको डिस्कस करेंगे। ऑब्वियसली लॉन्ग मार्च भी डिस्कस होगा, इस्तीफ़े भी डिस्कस होंगे, उसका टाइमिंग भी डिस्कस होगा, और साथ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तजवीज़ भी डिस्कस होगी। मैडम आखिर बस ये सवाल कि आप हुकूमत को 5 साल पूरे करने देंगे या ये 2021 जो है ये इलेक्शन ईयर है? हम अगर हुकूमत को 5 साल पूरे करने दें भी तो ये हुकूमत अपनी हरकतों से 5 साल पूरे नहीं कर सकती। जो रोज़ आप महंगाई का तूफ़ान देख रहे हैं, जिस तरह से लोग क्रिपल होके रह गए हैं, जिस तरह से रोज़ पेट्रोल डीज़ल गैस महंगी हो रही है और उसकी शॉर्टेज हो रही है, और जिस तरह से रोज़मर्रा के इस्तेमाल करने की जो चीज़ें हैं उन आवाम की क़ुव्वत ख़रीद ख़त्म होके रह गई है, और जिस तरह से गवर्नेंस का हाल है, जिस तरह से पाकिस्तान की पूरी दुनिया में रुसवाई हो रही है इस नालायकी और नाअहली से, तो ये हुकूमत खुद ही अपने ख़ात्मे के लिए काफ़ी है। अगर हम इसको 5 साल देना भी चाहें तो ये अपने आप को 5 साल देने को तैयार नहीं है। मैडम पंजाब में तब्दीली के हवाले से आपके पास काफ़ी नंबर ऑफ गेम्स हैं पंजाब असम्बली के अंदर, तो उसमें कोशिश अगर चौधरी बरादरान आपको अप्रोच करें तो इन हाउस तब्दीली के लिए कोशिश की जा सकती है ना उन्हीं की जानिब से? और एक चीज़ और, वो कह रहे हैं चौधरी साहब का भी केस हाई कोर्ट ने टेकअप कर लिया है, पता नहीं वो आ रहे हैं,